गणेशाय नमः। लक्ष्मीनाथ मंगलाचरणं लक्ष्मीं तनोतु निर्तरामिर्तरानपेकछम् आङ्गीद्यं निगं साक्षिता प्रवालं हैरं वियं बुद्धं परिचारितगनं विघ्नादिवेद सतदारदूरं हरं नः। कक्षा यानी वर्ग शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय प्रतिष्ठा तृतीय पद। निर्धारित पुस्तक का नाम प्रतिमा नाटक, जो महाकवि भास रचित प्रतिभा नाटक, जो विश्वविद्यालय द्वारा 40 अंक की निर्धारित की गई है। शीर्षक विषय, आज का विषय है महाभारत एवं रामायण में नाटकीय संदेश। रामायण और महाभारत हम जानते हैं, करीब करीब सभी छात्रों जानते हैं, और रामायण की पुस्तक आशा करते हैं कि सभी घरों में होगा। फिर भी प्रतिभा नाटक के जो द्वारा महाकवि भास रचित जो यह ग्रंथ है प्रतिमा नाटक, उसमें महाभारत एवं रामायण में नाटक का क्या संदेश मिलता है। पूर्व व्याख्यान में नाटक की उत्पत्ति और विकास के बारे में जानकारी दिए थे। आज का व्याख्यान में महाभारत एवं रामायण में नाटकीय संकेत। वेदों के बाद रामायण एवं महाभारत में भी अभिनय के संकेत हमें मिलते हैं। डॉक्टर कीथ के मतानुसार महाभारत एवं रामायण के नट शब्द के आधार पर ही नाटकों का अस्तित्व नहीं माना जा सकता है। रामायण के नट शब्द के आधार पर ही नाटकों का अस्तित्व नहीं माना जा सकता है। रामायण में नाटक तथा नट शब्द का प्रयोग हमें मिलता है। अयोध्या के वर्णन में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि वहाँ नाटक की मंडलियाँ तथा वेश्याएं भी थी। वाल्मीकि रामायण अंतकाल में वाल्मीकि जी लिखते हैं, नटः नर्तकः संघानां गायकानाश्च गायतां यत् कर्ण सुखावाचः सुश्राव जनता ततः। नटः नर्तकं संघानां गायकानाश्च गायतां यत् कर्ण सुखावाचः
सुश्राव जनता ततः, अर्थात राम के राज्याभिषेक काल में भी नटों एवं नर्तकों आदि का उपस्थित होना लिखा है। महाभारत में नाट, शैलूख आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। रामायण और महाभारत की तुलनात्मक की जाती है। यहाँ महाभारत में नट, शैलूष आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। हरिवंश पर्व के 19 से 91 से 97 अध्याय तक नाटक खेले जाने के पूर्ण संकेत मिलते हैं। ब्रज नामक दैत्य का वध करने के लिए श्री कृष्ण भगवान तथा जादवों में कपट नटों का वेश धारण किया था। इस नाटक के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कावेरी अस्मार विसार नाटक भी खेले। नाटक के वशीकरण से अमित वज्र नाम का वध प्रद्युम्न ने किया तथा उसकी पुत्री प्रभावती से उन्होंने ब्याह किया। महाभाष्य काल में नट का सर्वांगीण रूप हमें विद्यमान मिलता है। डॉक्टर गीत हरिवंश तथा महाभारत के रचना काल में पर्याप्त अंतर मानते हैं। हास्य नाटकों का आधार रामायण, महाभारत एवं लोक कथाएं हैं। रामायण एवं महाभारत का समय ईस्वी पूर्व यानी 6ठी शताब्दी के आसपास है। भास के उदयन से संबंधित नाटक भी इसी बात की पुष्टि करते हैं कि उदयन एक ऐतिहासिक पुरुष था। इनका समय भी ईस्वी पूर्व 6ठी सदी के लगभग है। अतः हम कह सकते हैं कि भास निश्चित रूप से ईस्वी पूर्व 2री या 3री सदी में विद्यमान थे। प्रतिमा नाटक के 5म अंक में रावण ने जो अपना परिचय दिया तथा अपने द्वारा अधीत विद्याओं का उल्लेख किया है, निश्चित रूप से उन सबों का अध्ययन अध्यापन ईस्वी पूर्व 4th सदी के लगभग ही था। इससे भी भास के स्थिति काल का बोध होता है। प्रतिमा नाटक में चित्रित राजवंश नंद वंश के समकालीन है। रामगिरी का राजधानी के पूर्व में एवं पाटलिपुत्र का एक सामान्य नगर के रूप में चित्रित करना भी इस बात का प्रमाण है कि 5वीं सदी ईस्वी पूर्व से बहुत पीछे। सामाजिक दशाओं का चित्रण भी इसी प्राचीनता ही सिद्ध करता है कि प्रतिमा नाटक में उल्लिखित मंदिरों के घेरे में बालू डालने की प्रथा आप ईस्वी पूर्व 4th सदी के ग्रंथ
में ही मिलती है। देवकुल की स्थापना, जिसमें मृत राजाओं की प्रतिमा रखी जाती थी, जिनके नाम पर इस नाटक का नामकरण किया गया है, शिशुनाग राजाओं के युग को याद दिलाती है। इससे इनकी प्राचीनता सिद्ध होती है। भरतवाक्य में हिमालय से लेकर विंध्याचल तक एक छत्रराज का उल्लेख भी प्रायः नंदवंशीय नरेश की ही स्मृति है। बाणभट्ट 7वीं सदी ने भास के नाटक चक्र की विशेषता का उल्लेख किया है। बावन ने स्वप्नवास दत्ता के चतुर्थ अंक के तीसरे श्लोक कुछ शब्दों को बदलकर व्याजोक्त के उदाहरण में संगित कर दिया है। सरश्चंद्रासुगे गौरेन वाता विद्वेन भामनी काश पुष्पल वेदनम साश्रुपातम मुखम कृतम। अर्थात बामन ने ही अपने ग्रंथ में चारुदत्त के अंक प्रथम अंक के द्वितीय श्लोक तथा प्रतिज्ञा योग गंधर्व नारायण के चतुर्थ अंक से दूसरे श्लोक को भी अपने ग्रंथ में उद्धृत किया है। शूद्रक ने मृच्छकटिक का निर्माण भास के चारुदत्त के सामने रखकर ही किया है। कालिदास के अतिरिक्त घोष ने अपने चरित्र में भास के प्रतिमा नाटक के एक श्लोक में को ज्यों के त्यों रख दिया है। इस प्रकार अंतःबाह्य साक्ष्य के आधार पर इस निष्कर्ष पर आते हैं कि भास की स्थिति का निश्चय ही इस पूर्व द्वितीय या तृतीय शती अवश्य है। इस नाटकों में वर्णित तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इनका जन्म उस समय अवश्य हुआ होगा जब ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हो चुका होगा। ये पौराणिक ब्राह्मण धर्म के उपासक थे। संस्कृत साहित्य के इतिहासों की सर्वाधिक कठिनाइयाँ कवियों और उनकी कृतियों का काल निर्णय में है। भास के स्थिति काल का भी प्रश्न उतना ही जटिल है, उतना ही निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि भास महाकवि कालिदास से पूर्व एक ख्याति प्राप्त नाटककार थे। इस ग्रंथ की पुष्टि उनके काव्यों की एक विशिष्ट शैली के बाद काव्यों की अलंकृत शैली से सर्वथा भिन्न होती है। इस कथन की पुष्टि भास के नाटकों में प्रयुक्त भाषा में आज एवं अपानीय प्रयोगों से उनके नाटकों में चित्रित पुरातन वातावरण से ही होती है।
कालिदास ने अपने प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्नि मित्र की प्रस्तावना में महाकवि भास का उल्लेख किया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि भास कालिदास से लगभग 100 वर्ष पूर्व अवस्थित। कालिदास का स्थिति काल विद्वानों के बीच प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व होना ही चाहिए। यह यूरोप विद्वानों भास को द्वितीय या चतुर्थ शताब्दी में निर्धारित करते हैं। भास के नाटकों की खोज से पूर्व संस्कृत के उपलब्ध नाटकों में शूद्रक मृच्छकटिक नाटक की सर्वाधिक प्राचीनता माना जाता है, क्योंकि यह भास के चारुदत्त नामक नाटक की उपलब्धि के बाद यह लोग मानते हैं कि मृत की रचना चारुदत्त अनुकरण पर ही की गई है। कपिल ने अपने अष्टशास्त्र में कवियो गंधर्व रामायण श्लोक उद्धृत किया है। इससे भी यह प्रमाणित होता है कि कौटिल्य के अष्टशास्त्र की रचना के पूर्व भास का ख्यातिप्राप्त प्रमाणित ग्रंथ के रूप में विकसित हो चुके थे। बौद्ध, जैन एवं वात्सायन के कामसूत्र में नाटकीय संदेश भी देखते हैं। रामायण और महाभारत में नाटकीय संदेश तो आप लोग जाने, और बौद्ध जैन जैसे वात्सल्य के कामसूत्र नाटकीय संकेत के बारे में जाने। बौद्ध, जैन एवं वात्स्यन के कामसूत्र में भी नाटक का स्पष्ट संकेत मिलता है। ईसा की दूसरी सदी से पूर्व रचित वात्स्यायन के कामसूत्र में लिखा है कि बाहर से आए हुए नट प्रथम दिन नागरिकों को नाटक दिखाए, अपना पारिश्रमिक दूसरे दिन उनसे प्राप्त करें। यदि लोग दूसरे दिन नाटक देखना चाहें तो फिर देखें, अन्यथा सम्मानपूर्वक अभिनेताओं को विदा करें। नगर के नटों एवं आगंतुक नटों के बीच परस्पर सहयोग की भावना रहनी चाहिए। नर्तकं संघानां गायकानामस्य गायतां यतः कर्णसुखावाचः सुश्रावजन्ता ततः। नर्तकं संघानां नायकाश्च गायतां यतः कर्णसुतावाचः सुश्रावजन्ता ततः। अर्थात नगर के नटों एवं आगंतुक नटों के बीच परस्पर सहयोग की भावना रहनी चाहिए। इससे बहुत पहले पाणिनीय के अस्थायी सूत्रों में ही शिलाली तथा किसास के नट सूत्रों का उल्लेख मिलता है। इससे शिलाली तथा कुशास इन दो आचार्यों के नक्षत्रों से पता चलता है कि डॉक्टर कीथ प्रोफेसर सिल्वा की साक्षी पर इसका अर्थ उल्टा करते हैं कि महाभाष्यकार पतंजलि ने तो स्पष्ट रूप से
कंसवध तथा बलिबंध इन दो कथाओं से संबद्ध नाटकों का उल्लेख किया है। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि महाभाष्यकार पतंजलि से पूर्व महाकवि भास से लेकर 20वीं शताब्दी तक संस्कृत नाटकों की अपनी अलग एक विशिष्ट परंपरा रही है। भारतीय नाटकों की उत्पत्ति और विकास में किसी विदेशी बीज का अन्वेषण दुराग्रह अथवा आध्यात्मिकता के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। मात्रा एवं गुण दोनों दृष्टियों से संस्कृत साहित्य का नाटक अंग इतना सुदृढ़ है कि दृष्टि से विश्व की किसी भी भाषा के नाट्य साहित्य के सन्मुख वह अपना मस्तक उठा सकता है। संस्कृत भाषा में एक से एक नाटक प्रकाश में है जो नज़र में नहीं आ सकते हैं। कुछ का तो उल्लेख मात्र काव्य शास्त्र के कुछ लक्षण ग्रंथों में भी उदाहरण के रूप में उपलब्ध है। इन पांडु लिपियों संग्रहित है और कुछ काल कलवतित भी हो गए हैं। महाकवि भास के नाटकों का ही पहले लोगों को कुछ पता नहीं था। 1913 ईस्वी में गणपति शास्त्री महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री ने उन्हें प्रकाशित किया। संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति मूल रूप में वेद से ही है। तब से लेकर आज तक इसके विशाल साहित्य की समृद्धि का श्रेष्ठ भरत को ही दिया गया। इससे लक्षित भरत को दिया गया। समाप्तम संपूर्ण।